हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। चाहे दोस्तों आप लोग 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों 6 to 8 का, ठीक है। तो सिर्फ दोस्तों मैं आप लोग को 15 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसी क्लास से दोस्तों आप लोग का 3 से 4 नंबर आप लोग को देखने मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का सवाल क्या कर रहा है। तो पहला नंबर का सवाल में है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल परिभाषाएं याद करना, ऑप्शन बी में है सूत्र रटाना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करना, एंड डी में है केवल अंकगणित सिखाना। ठीक है। तो जो भी दोस्तों आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको पहले आप लोग काट दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर केवल जो है ये आप लोग का नेगेटिव है, इसको आप लोग काट दीजिएगा। उसके साथ आप लोग का परिभाषाएं दिया हुआ है तो ये तो आप लोग का होगा नहीं। बी में बात करेंगे दोस्तों, बी में क्या है, सूत्र को रटाना। ये भी दोस्तों हम लोग बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। केवल अंकगणित सिखाना, केवल भी आप लोग का एक नेगेटिव होता है, इसको भी आप लोग काट दीजिए, ठीक है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का सी, यानी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करना, ये गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में गणितीय संक्रियाओं को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि यानी मेथड कौन सी है। व्याकरण विधि, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, केवल पुस्तक पढ़ना, एंड डी में दोस्तों अधिक होमवर्क देना। तो इसका भी दोस्तों आप लोग को पहले क्या करना है, नेगेटिव को हटा दीजिए। अधिक होमवर्क नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ये आप लोग का गलत हो जाएगा। केवल, ठीक है, ये फिर से आप लोग को केवल देखने मिल गया। केवल पुस्तक पढ़ाना ये भी आप लोग का नहीं होगा। और उसके बाद आप लोग का है व्याख्यान पद्धति, इसको भी दोस्तों नहीं अपनाना है। और बी में बात करेंगे दोस्तों तो बी आप लोग का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। तो खेल खेल के माध्यम से बच्चा को जल्दी समझ में आता है, तो इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड में आप लोग का सवाल है कि संख्याओं यानी नंबर्स की अवधारणा बच्चों में किस आयु वर्ग में विकसित होती है। ऑप्शन में है 4 से 7 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, एंड डी में है 11 से 15 वर्ष। तो बच्चा किस उम्र में दोस्तों संख्याओं की अवधारणा को अच्छे से समझ में उसका आता है, तो इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी बच्चा का उम्र जब होता है 4 से लेकर 7 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार गणित सीखने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल को निभाता है। व्यक्तिगत प्रयास, सामाजिक संपर्क और संवाद, केवल शिक्षक की भूमिका, एंड डी में है रटने की क्षमता। रटना आप लोग का होगा नहीं, ये आप लोग का गलत हो जाएगा। केवल, ठीक है, फिर से आप लोग को केवल दिखने मिल गया, तो ये भी आप लोग का नहीं होगा। व्यक्तिगत प्रयास, प्रयास भी नहीं कराना है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का बी। तो वाइगोस्की के अनुसार गणित सीखने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाता है, याद रखिएगा, सामाजिक संपर्क और संवाद, यानी सोसाइटी के ताल्लुकात रखने से, सोसाइटी से संबंधित रखने से दोस्तों क्या होता है, बच्चों में गणित सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो सामाजिक संपर्क और संवाद इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि गणित में गलतियों को, ठीक है, गणित में गलतियों को सुधारने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंड देना, उनकी गलतियों को अनदेखा करना, छात्रों को बार बार परीक्षा देना, या फिर छात्रों को गलतियों से सीखने का अवसर देना। तो गणित में गलतियों को सुधारने के लिए अगर कोई बच्चा गणित में गलती कर रहा है बार बार, तो शिक्षकों को इसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्तों, तो ये आप लोग का दंड तो नहीं देना है, ठीक है। उनकी गलतियों को अनदेखा करना, ये भी आप लोग को नहीं करना। छात्रों को बार बार परीक्षा देना, ये भी आप लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों को गलतियों से सीखने का अवसर देना। क्योंकि बच्चा जब तक गलती नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो बच्चा जो होता है दोस्तों, गलती करना उसके लिए एक पॉजिटिव होता है। तो छात्रों को गलतियों से सीखने का एक अवसर प्रदान प्रदान करना, ये दोस्तों क्या होता है, गणित में गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है छात्रों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में सवाल है कि कौन सा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण गणित के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। खोज आधारित अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग, उसके बाद आप लोग का है रटने की विधि, स्मृति आधारित शिक्षण, एंड व्याख्यान पद्धति। व्याख्यान आप लोग का होगा नहीं, स्मृति यानी याद, ये भी आप लोग का होगा नहीं, रटने की विधि ये भी आप लोग का नहीं होगा।
तो कौन सा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है गणित के लिए सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खोज आधारित अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग। ये दोस्तों क्या होता है गणित के लिए सबसे इसको अच्छा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चा क्या होता है दोस्तों खुद सोच के कुछ भी चीज़ को गणित का बनाता है, यही दोस्तों होता है खोज आधारित अधिगम। ठीक है, जिसमें बच्चा अपने आप करता है यानी खुद करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में सवाल है कि स्पाइरल शिक्षण पद्धति स्पाइरल टीचिंग मेथड का क्या अर्थ है? ऑप्शन में है धीरे धीरे जटिलता बढ़ाना और पुनरावृत्त करना। ऑप्शन बी में है केवल आसान टॉपिक्स पढ़ाना। सी में है सभी टॉपिक्स को एक बार में पढ़ा देना। एंड डी में है छात्रों को गणित से दूर रखना। छात्रों को गणित से दूर नहीं रखना है, सभी टॉपिक्स को एक बार में पढ़ा देना, ये भी आप लोग का नहीं होगा। केवल आसान टॉपिक्स पढ़ाना, ठीक है, केवल आसान आप लोग का नहीं पढ़ाना है, ये भी आप लोग का नहीं होगा। तो सबसे अच्छा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले दोस्तों क्या करना है, धीरे धीरे जटिलता को बढ़ाना है, अचानक से नहीं बढ़ाना है। ठीक है, धीरे धीरे जटिलता को यानी हार्ड को बढ़ाना है, अपने स्तर को बढ़ाना है, उसके बाद पुनरावृत्त करते रहना है यानी रिवीजन करते जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एप्रोप्रिएट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में सवाल है कि गणित की समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां प्रभावी होता है? ऑप्शन में है बार बार परीक्षा लेना, केवल अभ्यास पत्र हल करना, रटकर याद करना, ये एंड डी में है आप लोग का पहेलियां और खेल। तो ये आप लोग का नहीं होगा, बार बार परीक्षा नहीं ले सकते हैं बच्चों का, केवल अभ्यास यानी केवल प्रैक्टिस द्वारा हल करना, ये भी आप लोग का नहीं होगा, रटकर याद करना ये तो आप लोग का होगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डी, यानी पहेलियाँ और खेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आप लोग का सवाल है कि कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म के सिद्धांत के अनुसार गणितीय शिक्षण में शिक्षक की यानी एक टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, छात्रों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करना, सी में है केवल व्याख्यान देना, एंड डी में है गणित को कठिन बनाना। गणित को कठिन नहीं बनाना है, व्याख्यान नहीं देना है, ज्ञान का एकमात्र स्रोत होना, यह भी आप लोग का नहीं होगा। तो सबसे अच्छा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का क्या महत्व है? यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह बच्चों में बाधा उत्पन्न करती है, सी में है इससे छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं, एंड डी में है यह सिर्फ गणितज्ञों के लिए जरूरी है। तो यह गणितज्ञों के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, यह सभी के लिए जरूरी है। यह बच्चों में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी आप लोग का सही नहीं होगा। यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये भी आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का सी। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का महत्व है दोस्तों कि इससे छात्र क्या करता है कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में सवाल है कि गणित में अधिगम अक्षमता यानी मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाते हैं? ठीक है, तो गणित में जिसको कठिनाई होती है दोस्तों गणित को बनाने में, उसकी अधिगम क्षमता को क्या कहा जाता है? वो कौन सा विकार के नाम से जाना जाता है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार को कहा जाता है। उसके बाद आप लोग का डिसकैलकुलिया है, ऑटिज्म है और एडीएचडी है। तो दोस्तों गणित में जिसको भी कठिनाई होती है, गणित बनाने में जिसको समस्या होती है, उसकी अधिगम क्षमता को दोस्तों क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी शिक्षण सिद्धांत यानी बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी से संबंधित है? स्किनर का प्रतिफल और दंड सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी में है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एंड डी में है दोस्तों कोलब का अनुभवात्मक अधिगम। तो व्यवहारवादी शिक्षण अधिगम से संबंधित शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी स्किनर का प्रतिफल और दंड सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में सवाल है कि बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की कमजोरी और त्रुटियों की पहचान करना, अंतिम मूल्यांकन करना, केवल अच्छे छात्रों को इनाम देना, एंड डी में है छात्रों को गणित से डराना। तो बच्चों को क्या नहीं करना है दोस्तों? गणित से डराना नहीं है,
केवल अच्छे छात्रों को इनाम देना ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। अंतिम मूल्यांकन करना ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। तो बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि छात्रों की कमजोरी और त्रुटियों की पहचान करने में जिसको मदद मिलता है, यही दोस्तों इसी के कारण से लिया जाता है आप लोग का डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बार बार परीक्षाएं लेकर, सीधे सूत्र और समीकरण लिखाकर, सी में है केवल होमवर्क देकर, एंड डी में है चित्रों, वस्तुओं और खेलों के माध्यम से। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने का सबसे प्रभावी तरीका आप लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चा जो है चित्रों के माध्यम से जल्दी सीख पाता है, वस्तुओं के माध्यम से सीख पाता है और खेलों के माध्यम से सीख पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बार बार परीक्षा नहीं ले सकते हैं, सीधे सूत्रों और समीकरण लिखाकर ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, केवल होमवर्क देकर, केवल टास्क देकर ये भी आप लोग का नहीं कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग के तहत शिक्षक यानी टीचर को क्या करना चाहिए? केवल किताबों से पढ़ना, छात्रों को खुद से खोज करने का अवसर देना, सी में है गणित के कठिन सवालों पर जोर देना, एंड डी में है बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना। तो सक्रिय अधिगम के तहत दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को दोस्तों कुछ नहीं करना चाहिए, छात्रों को खुद से खोजने की अवसर क्या करना चाहिए दोस्तों? अवसर देना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी को देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग का करा दिए। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि 15 में से आप लोग का राइट यहाँ पर कितना हुआ? ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग का 12 प्लस आ रहा है तो दोस्तों आप लोग का अच्छा खासा तैयारी होके रह चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, किसी और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।